हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हमारा टॉपिक है विटामिन डी। विटामिन डी मतलब हमारा कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में इसका मेन रोल होता है। तो क्योंकि हम अभी एंडोक्राइन फिजियोलॉजी का पार्ट पढ़ रहे हैं और वहाँ पे कैल्शियम मेटाबॉलिज्म का टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम पहले डिस्कस किए थे कि तीन ऑर्गन सिस्टम में, मतलब तीन ऑर्गन्स में तीन हार्मोन काम करते हैं और तीन हार्मोन के काम की वजह से कैल्शियम लेवल बैलेंस्ड रहता है। और वो तीन क्या था कि मतलब कॉन्सेप्ट था थ्री हार्मोन एंड थ्री ऑर्गन सिस्टम के बारे में। थ्री हार्मोन था हमारा पैराथायरॉयड हार्मोन, विटामिन D3 मतलब विटामिन डी और कैल्सीटोनिन। और थ्री ऑर्गन जो है ये कौन सा था, GIT, किडनी एंड हमारा कैल्शियम का जो बैंक है वो क्या है, बोन। ये तीन ऑर्गन में तीन हार्मोन काम करके कैल्शियम लेवल को बैलेंस कर रखता है। उनमें से पैराथायरॉयड हार्मोन हम पढ़ा चुके हैं, अभी हम विटामिन डी पढ़ रहे हैं। विटामिन डी तो मेन टॉपिक है इसमें, तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक्चुअली विटामिन डी जो है ये इसे बोला जाता है सनशाइन विटामिन, मतलब सनलाइट से इसका कोई कोरिलेशन है। देखो कैसे, इसका सिंथेसिस में अगर आ जाते हैं, सिंथेसिस पार्ट में, तो क्या होता है कि हमारे बॉडी मतलब स्किन में एक मॉलिक्यूल्स होता है 7 हाइड्रोकोलेस्टेरॉल। तो स्किन का एक मॉलिक्यूल 7 हाइड्रोकोलेस्टेरॉल वहाँ पे सनलाइट एक्ट करने के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है विटामिन D3 में। और कौन सा सनलाइट का एक स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट रहता है, वही से ही मतलब UVB रेज है वो, और वहाँ पे 280 to 320 नैनोमीटर वेवलेंथ का जो सनलाइट का रे है वही हमारा 70 हाइड्रोकोलेस्टेरॉल को विटामिन D3 में कन्वर्ट होने में हेल्प करता है, उसकी वजह से होता है। अभी ये जो विटामिन D3 मॉलिक्यूल है ये अभी स्किन से जाता है लिवर पे एक एंजाइम होता है 25 हाइड्रोक्सिलेस, वहाँ पे जाने के बाद 25 हाइड्रोक्सी विटामिन D3 में कन्वर्ट होता है। और वो ये मॉलिक्यूल 25 हाइड्रोक्सी D3 किडनी में जाने के बाद वहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, एंजाइम है ये 1-अल्फा हाइड्रोक्सिलेस। ये एंजाइम के वजह से ये 125 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन D3 में कन्वर्ट होता है। इसका और एक नाम है कैल्सीट्रायोल, और ये कैल्सीट्रायोल और 125 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन D3 ये बोला जाता है ये मोस्ट एक्टिव फॉर्म होता है विटामिन डी का, ठीक है। तो इनमें से ये है 1-अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, ये रेट लिमिटिंग एंजाइम है, RLE मतलब रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट एंजाइम। और ये स्टिमुलेट और इनहिबिट होने की वजह से ये मेन जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो फॉर्मेशन का मतलब प्रोडक्शन होता है या फिर नहीं होता है। और इसका जो रेगुलेटर है वो है पैराथायरॉयड हार्मोन और कैल्शियम लेवल। अगर ब्लड में कम कैल्शियम है और पैराथायरॉयड हार्मोन ज़्यादा है, ये दोनों कंडीशन में मतलब हाइपोकैल्सीमिया और हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में ये वाला जो एंजाइम है ये स्टिमुलेट होता है। और ठीक इसका उल्टा सिचुएशन में ये इनहिबिट मतलब इसका इनहिबिशन होता है ये एंजाइम का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा विटामिन डी का सिंथेसिस वाला पार्ट। अभी आ जाते हैं मेन इसका एक्शन वाला पार्ट पे। तो देखो जो हम बोले थ्री ऑर्गन सिस्टम में इसका मतलब थ्री ऑर्गन में इसका इफेक्ट आएगा। थ्री ऑर्गन में से क्या है, GIT, बोन्स एंड किडनी। विटामिन डी का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल GIT में रहता है। अकेला ये तीनों हार्मोन में से अकेला ये वाला हार्मोन है जो GIT लेवल पे डायरेक्टली काम करता है। वो कैसे काम करता है, देखो क्या काम करता है। वो डुओडेनम में काम करता है, GIT के डुओडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन के डुओडेनम में काम करके कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करता है, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। और ये कैसे बढ़ाता है, क्या क्या आप रेगुलेट करता है, कैलबाइंडिन नाम के एक मॉलिक्यूल होता है जो कैल्शियम को बाइंड करता है। देखो नाम में ही है, कैल मतलब कैल्शियम, बाइंडिन मतलब बाइंडिंग मॉलिक्यूल, ठीक है। तो कैलबाइंडिन नाम के मॉलिक्यूल को अप रेगुलेट करता है, इंक्रीज़ करता है। कैल्शियम ATPase नाम के एक चैनल को अप रेगुलेट करता है जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है कैल्शियम को GIT से मतलब सेल के अंदर। और एल्कालाइन फॉस्फेटेज नाम के एक एंजाइम है, इसको अप रेगुलेट करने से क्या होगा, इंक्रीज्ड कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, ठीक है।
कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ होता है। तो इस प्रोसेस के थ्रू जीआईटी से ब्लड में कैल्शियम का कंसंट्रेशन मतलब कैल्शियम का ट्रांसपोर्ट करवा दिया हमारा विटामिन डी ने जीआईटी में काम करके। अभी आता है बोन में, बोन पे इसका क्या इफेक्ट है। देखो विटामिन डी का डुअल एक्शन होता है बोन पे, एक तो बोन फॉर्मेशन भी कर सकता है या फिर बोन रिजॉर्प्शन भी कर सकता है, लेकिन सिचुएशन के ऊपर बेस करके, ठीक है। जब ब्लड में इसका ये मतलब डिटरमाइन होता है, मतलब विटामिन डी क्या करेगा, बोन फॉर्मेशन करेगा या रिजॉर्प्शन करेगा, डिपेंड करता है ब्लड में कैल्शियम लेवल के ऊपर। अगर ब्लड में मान लेते हैं ब्लड में कैल्शियम लेवल कम है, अगर कम कैल्शियम लेवल है तो ये बोन रिजॉर्प्शन करेगा, क्योंकि बोन रिजॉर्प्शन करने के बाद ही बोन से कैल्शियम लेकर के ब्लड में डालेगा, तब ब्लड के कैल्शियम लेवल स्टेबल मतलब मेंटेन नॉर्मल रेंज में लाएगा। और अगर ये बोन में मतलब ब्लड में कैल्शियम लेवल ज़्यादा हो गया तो क्या करेगा, ज़्यादा कैल्शियम में इतना चाहिए नहीं, ब्लड में इतना कैल्शियम चाहिए नहीं, तो वो क्या करेगा, एक्सेस जो कैल्शियम है वो बोन पे डिपॉजिट करके बोन फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, ऐसे तरीके से विटामिन डी बोन में इसका इफेक्ट दिखाता है। और जो बोन रिजॉर्प्शन का प्रोसेस है, ठीक सेम प्रोसेस होता है पैराथायरॉयड, सेम लाइक पैराथायरॉयड हार्मोन PTH। पैराथॉर्मोन जैसे बोन रिजॉर्प्शन करता है, वही रैंक लाइगेंड को आप रेगुलेट करता है और उसको ऑस्टियोक्लास्टिक मैच्योरेशन में हेल्प करता है, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बोन का जो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल है वो डिज़ोल्व हो जाता है। ठीक उस तरीके से काम करता है। ठीक है, अभी आ जाते हैं किडनी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब जगह है इसका एक्शन का। देखो किडनी में कैल्शियम और फॉस्फेट, क्योंकि देखो बोन में से अगर ये रिजॉर्प्शन हुआ, बोन में से अगर मतलब ब्लड में आया तो वो कैल्शियम और फॉस्फेट ये दोनों मॉलिक्यूल को लाता है ब्लड में, कैल्शियम फॉस्फेट मॉलिक्यूल को ब्लड में लाता है अलग से। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि ये जो विटामिन डी है कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों का ही रीअब्जॉर्प्शन करता है किडनी से, मतलब रीअब्जॉर्प्शन करके ब्लड में डालता है। ये कहाँ से कहाँ डिफ़र करता है, देखो जो पैराथायरॉयड हार्मोन पढ़े थे हम, वो क्या कर रहा था, कैल्शियम आयन को तो रीअब्जॉर्ब कर रहा था, रीअब्जॉर्ब कर रहा था, मतलब उसको रीअब्जॉर्ब करके कैल्शियम लेवल बढ़ा रहा था। और जो फॉस्फेट लेवल है, फॉस्फेट का पैराथायरॉयड हार्मोन जो फॉस्फेट का ऊपर जो काम था वो इसको एक्सक्रीट कर दे रहा था, एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहा था। इसकी वजह से ब्लड से फॉस्फेट लेवल कम हो रहा था, हाइपोफॉस्फेटेमिया हो रहा था। लेकिन यहाँ पे देखो दोनों का ही रीअब्जॉर्प्शन कर रहा है, इसीलिए ओवरऑल एक्शन अगर देखें तो ब्लड में विटामिन डी कैल्शियम का लेवल भी इंक्रीज़ करता है और फॉस्फेट का लेवल भी ये इंक्रीज़ कर देता है, दोनों का ही अमाउंट इंक्रीज़ करता है। ये है फ़र्क हमारा पैराथायरॉयड हार्मोन से विटामिन डी का, मतलब दोनों ही कैल्शियम लेवल को इंक्रीज़ करता है, लेकिन एक जन फॉस्फेट का डिक्रीज़ करता है और एक जन फॉस्फेट को इंक्रीज़ करता है। और हाँ, इस बातों में एक बात बोलना भूल गया, यहाँ पे जो बोले कैल्शियम लेवल नॉर्मल या फिर मतलब कम है या फिर ज़्यादा है, ये मतलब जो तो फिर नॉर्मल वैल्यू कितना है कैल्शियम का, 8.7 to 10.2 mg/dl, ये है नॉर्मल वैल्यू ऑफ कैल्शियम। ठीक है, तो 8.7 से कम या फिर 10.2 से ज़्यादा, इस पॉइंट मतलब रेंज के ऊपर डिपेंड करके हम हाइपोकैल्शियमिया या फिर हाइपर कैल्शियमिया टर्म को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक विटामिन डी सिंथेसिस मतलब डी का जो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में जो रोल है उसमें जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।